नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सांख्य कारिका पढ़ रहे हैं। सांख्य कारिका में हमने पढ़ा था कि दुखों की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति दृष्ट जो मतलब लौकिक उपाय हैं, जो दृष्ट हैं, और जो आनुश्रविक जो उपाय हैं अर्थात जो वैदिक उपाय हैं। तो दृष्ट अर्थात लौकिक और आनुश्रविक अर्थात वैदिक, इनके द्वारा आत्यंतिक और ऐकांतिक, तो ऐकांतिक और आत्यंतिक ये जो दुखों की निवृत्ति है ये संभव नहीं है। तो किससे संभव है, किससे दुखों की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो? तो महर्षि कपिल ने क्या कहा कि व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञानात्, कि व्यक्त तत्व को जानना, व्यक्त तत्व क्या है, अव्यक्त क्या है, और ज्ञा मतलब पुरुष तत्व क्या है, इनको विज्ञानात्, इनको विशेष रूप से जान लेना ही दुखों की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति मतलब इनसे संभव है। तो जो व्यक्त अव्यक्त और ये जो ज्ञात तत्व हैं, इनके विषय में हम अब यहां से मतलब क्रम से थोड़ा थोड़ा सा इनके विषय में भी तक पढ़ते आए। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो व्यक्त अव्यक्त और ये जो ज्ञा, ज्ञा का मतलब होता है पुरुष, ये जो तीनों तत्व हैं, सांख्य में मुख्य रूप से 25 ये तत्व होते हैं। 25 तत्व में यही है, 23 तत्व जो होते हैं वो व्यक्त के होते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। इस प्रकार से सांख्य ने 25 प्रकार के तत्वों को स्वीकार किया। तो अब यहां पर ये आता है, ये जो कारिका आपको ये सामने आपकी लिखी है, इस कारिका में जो व्यक्त और अव्यक्त जो तत्व हैं, उन व्यक्त और अव्यक्त तत्वों के विषय में, उनमें क्या क्या, उनमें मतलब वो किस प्रकार एक दूसरे से उनके जो गुण हैं, किसके, व्यक्त और अव्यक्त के, तो व्यक्त और अव्यक्त के जो गुण हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो यहां पर व्यक्त और अव्यक्त के, यहाँ व्यक्त और अव्यक्त के गुणों की भिन्नता इस श्लोक में दिखाई जा रही है। मतलब कि जो अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब होता है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति मतलब जो उसी को प्रधान कहते हैं, ठीक है, तो उसी को मूल प्रकृति कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को अव्यक्त कहते हैं। और उसी मूल प्रकृति से ही जो व्यक्त पदार्थ हैं वो व्यक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो अव्यक्त, अव्यक्त से ही व्यक्त उत्पन्न होते हैं। अब जब जो जिससे उत्पन्न होगा तो उसके कुछ ना कुछ गुण तो उसमें होते ही हैं। जैसे कि माता पिता के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्र या पुत्री, तो माता पिता के कुछ ना कुछ गुण अपने पुत्र पुत्रियों में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जो नहीं होते हैं। मतलब माता पिता के सारे गुण पुत्र पुत्रियों में नहीं आते। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उनमें पिता के विपरीत भी होते हैं, और कुछ गुण होते हैं जो पिता के, माता पिता के होते हैं पुत्र पुत्रियों में। तो उसी प्रकार से जो अव्यक्त है, अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति, उस मूल प्रकृति से ये 23 प्रकार के व्यक्त तत्व उत्पन्न होते हैं। 23 प्रकार के व्यक्त तत्वों में सबसे पहला जो तत्व उत्पन्न होता है उसको कहते हैं महत। महत के बाद उत्पन्न होता है अहंकार। अहंकार के बाद उत्पन्न होते हैं एकादश गण। एकादश गण में पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, और उसके बाद जो हो तो पंच तन्मात्राएं भी उसी अहंकार से उत्पन्न होते हैं, और पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं पंच महाभूत। तो महत तत्व से लेकर आकाश आदि पर्यंत ये जो 23 तत्व हैं, आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूत पर्यंत जो ये 23 तत्व हैं, इन 23 तत्वों को कहा जाता है व्यक्त पदार्थ। तो ये जो व्यक्त पदार्थ हैं, ये व्यक्त पदार्थ किससे उत्पन्न होते हैं? अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब होता है प्रकृति अर्थात मूल प्रकृति। मूल प्रकृति से ही ये 23 प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं। तो अब यहां पर ये जो कारिका है, इस कारिका में केवल ये दिखलाना है, ये कारिका केवल ये बतलाती है कि अव्यक्त और व्यक्त में कहां पर जो है वैषम्य है। तो यहां पर इस कारिका के द्वारा अव्यक्त और व्यक्त पदार्थों के जो गुण हैं, उन गुणों की विषमता की चर्चा की जा रही है कि यहां पर व्यक्त और अव्यक्त में कहां कहां पर विषमता होती है, कितने जो है तो गुण हैं जो विषम हैं, ठीक है, या उसको कहते हैं वैधर्म भी उसको कह सकते हैं कि इनके वैधर्म की चर्चा हो रही है इस कारिका में। तो जैसे कि मैंने आपको बतला दिया कि माता पिता के द्वारा जो पुत्र पुत्री जो संतान उत्पन्न होती है, तो संतान में कुछ गुण तो होते हैं अपने माता पिता के, लेकिन कुछ गुण होते हैं जो नहीं होते हैं, अर्थात माता पिता से विपरीत होते हैं। तो वैसे ही समझ जाओ कि जो व्यक्त तत्व है वो व्यक्त तत्व उत्पन्न तो होता है अव्यक्त से, लेकिन अव्यक्त से उसके जो गुण हैं, कुछ गुण उससे होते हैं भिन्न।
इसके बाद जो 11वीं कारिका आएगी, त्रिगुणम अव्यय विषय सामान्यम अचेतनम पशोधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस तथा च पुमान। ये 11वीं कारिका। उस 11वीं कारिका में ये बतलाएंगे कि भाई ऐसा है कि जो अव्यक्त तत्व हैं और जो व्यक्त तत्व हैं इनमें समानता भी होती है, क्योंकि जो पुत्र होते हैं, जो संतान होती है, वो कुछ तो गुण माता पिता के लेके पैदा होते ही हैं। तो इसके बाद जो कारिका आएगी उसमें यहाँ पर साधर्म की चर्चा होगी, व्यक्त और अव्यक्त तत्व के, और वहां पर ये बतलाएंगे कि इनसे पुरुष किस प्रकार भिन्न है। तो वहां पर व्यक्त और व्यक्त अव्यक्त की समानता, और उससे विपरीत जो तो पुरुष के जो गुण है, पुरुष के गुणों के प्रति विषमता अर्थात वैधर्म को दिखलाएंगे। यहां पर ये जो कारिका है, इस कारिका में अव्यक्त और व्यक्त की यहां पर विषमता बतलाई जा रही है कि अव्यक्त और व्यक्त में कहां कहां पर किन किन गुणों में वैषम्य है। तो यहां पर मैं एक जगह लिख दे रहा हूं अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब मैंने क्या बताया था, अव्यक्त को कहते हैं मूल प्रकृति। अव्यक्त का मतलब होता है मूल प्रकृति। इसी को प्रधान भी कह देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रधान। तो ये याद रखना कि मूल प्रकृति, प्रकृति, अव्यक्त, प्रधान, ये एक ही नाम है, ये पर्यायवाची ही है प्रकृति की। और दूसरी जगह जो तत्व है उस तत्व का नाम है व्यक्त। और व्यक्त कितने पदार्थ हैं, सांख्य में 23। तो 23 व्यक्त पदार्थ। व्यक्त पदार्थ में मैंने बताया कि महत से लेकर के, महत मतलब बुद्धि आदि से लेकर आकाश आदि पंचमहाभूत तक, ये जो तत्व होते हैं ये कुल मिला के 23 तत्व होते हैं जो व्यक्त में आते हैं। अव्यक्त केवल एक है, अर्थात ये मूल प्रकृति है। और तो ये हो जाएंगे 23 1 24, पुरुष को मिला देना, प्रयोग बन जाए जो सांख्य में सारे तत्व, टोटल तत्व कितने हो जाएंगे, 25। आइए कारिका देख लेते हैं। कारिका है हेतु मद नित्यम अव्यापी सक्रिय मनेक माश्रितम लिंगम सा अवयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। ये कारिका है। तो हेतु मद नित्यम अव्यापी सक्रिय मनेक माश्रितम लिंगम सा अवयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। इस प्रकार से यह कारिका है। इसको अब क्या करना, अलग अलग कर लेना। कैसे, हेतु मत, दा हलंत है, आ आएगा, आ को नित्य के साथ लगा देना। तो हेतु मद अनित्यम, यहां पर मा हलंत है, ठीक है, आ निकलेगा, इससे अव्यापी बना लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा अव्यापी। तो हेतु मत अनित्यम अव्यापी सक्रियम, इसको यहां पर मा भी हलंत है, यहां पर भी, तो सक्रियम अनेकम, यहां भी मा हलंत है, तो सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम। इस प्रकार से आपको याद करना है। हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सा अवयवम परतंत्रम। ये कितने, ये जो गुण हैं ये किसके हैं, व्यक्तम अर्थात व्यक्त पदार्थ के। तो जो व्यक्त पदार्थ है सांख्य में, उस व्यक्त पदार्थ के कौन कौन से गुण हैं, हेतुमत। तो पहला कौन है, हेतुमत। इसके बाद क्या है, अनित्यम, हेतु अनित्यम। फिर क्या है, अव्यापी, सक्रियम। अव्यापी के बाद क्या है, सक्रियम। सक्रियम के बाद आश्रितम। फिर क्या है, लिंगम। फिर सा अवयवम। सा अवयवम और परतंत्रम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 गुण हैं, ये जो 8 गुण हैं ये किसके हैं, व्यक्त के, ठीक है। तो हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम, सक्रियम अनेकम एक छूट गया था, 9 गुण होते हैं। सक्रियम इसके बाद है, यहां पर अनेकम कर लेना, 9 गुण है। सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सा अवयवम परतंत्रम। ये कौन है, व्यक्तम अर्थात ये व्यक्त है। मतलब ये जितने भी गुण हैं ऊपर के, हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सा अवयवम परतंत्रम, ये किसके गुण हैं, व्यक्तम अर्थात व्यक्त के।
तो ये अच्छी तरह से क्लियर कर लेना कि ये सारे गुण किसके हैं, व्यक्त के। तो भाई अव्यक्त के कौन से हैं, तो क्या कहते हैं आगे आचार्य की विपरीतम अव्यक्तम, अर्थात इनसे जो विपरीत हैं वो क्या किसके हो जाएंगे, अव्यक्तम मतलब अव्यक्त के। ठीक है, तो अव्यक्त के कैसे निकालना है कि अव्यक्त के कौन कौन से गुण होते हैं, तो इससे विपरीत कर लो। इससे विपरीत क्या कर लो, इससे विपरीत जब कर लोगे तो जैसे कि हेतु मत किसका है, तो हेतु मत है व्यक्त का, तो हेतु मत से विपरीत क्या हो जाएगा, अहेतु मत, है ना। तो अव्यक्त का गुण क्या हो जाएगा, अहेतु मत। ठीक है, तो जैसे व्यक्त का क्या गुण है, हेतु मत, तो हेतु मत हो जाएगा व्यक्त का, तो इससे विपरीत क्या कहलाएगा, अहेतु मत, अर्थात जो हेतु नहीं है, जो कारण नहीं है, वो क्या कहलाएगा, व्यक्त, अव्यक्त कहलाएगा। अब इनको क्रम से थोड़ा सा इनके विषय में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका जो प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। हेतु मत का होता, हेतु मत का अर्थ होता है कि अपने कारण से युक्त होना। तो जो हेतु मत है, हेतु मत शब्द का होता है अर्थ कि अपने कारण से युक्त होना। ठीक है, इसका मतलब यह होता है। अब अपने कारण से युक्त होना, तो इसमें थोड़ा सा और इसके विषय में देख लेते हैं कि जैसे ये जो व्यक्त पदार्थ हैं, तो व्यक्त पदार्थ उत्पन्न किससे होते हैं, अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति से। जो व्यक्त पदार्थ हैं वो अपने जो मूल कारण है अर्थात मूल प्रकृति, उस मूल प्रकृति से ये 23 प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये अपने कारण से क्या होते हैं, युक्त होते हैं। अपने कारण अर्थात कौन, अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति, इससे युक्त होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, हेतु मत कहलाते हैं। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं। ये किससे उत्पन्न होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं प्रकृति से। ठीक है, प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती, जो मूल प्रकृति है वो किसी से उत्पन्न नहीं होती, वो केवल और केवल कारण है। और ये क्या है, ये सारे कार्य हैं। ठीक है, जो उत्पन्न होता है उसको कार्य कहते हैं, जिससे उत्पन्न होता है उसको कहते हैं कारण। तो ये जो व्यक्त हैं ये कार्य क्यों है, क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं। और अव्यक्त किससे उत्पन्न होते हैं, अव्यक्त से। तो अव्यक्त क्या कहलाएगी, कारण। तो ये कारण है, तो ये किसी से उत्पन्न नहीं होती, ये किसी में हेतु नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अव्यक्त को क्या कहेंगे, अहेतु मत। तो जब हेतु मत कौन बनेगा, जब व्यक्त का जो गुण है वो क्या गुण है, हेतु मत है। तो स्वाभाविक बात है कि जब ये हेतु मत कहलाएंगे तो इससे विपरीत ले लेना है। इससे विपरीत क्या कहलाएंगे, अर्थात व्यक्त से विपरीत क्या कहलाएंगे, अव्यक्त कहलाएंगे। अव्यक्त क्या कहलाएगा, अहेतु मत। तो अव्यक्त का गुण क्या हो जाएगा, अहेतु मत। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये जितने भी व्यक्त हैं ये अपने कारण से उत्पन्न होते हैं, मतलब सारे। जैसे कि कार्य जो महत है, महत सबसे पहले प्रकृति से उत्पन्न होता है, मूल प्रकृति से सबसे पहले महत जो व्यक्त है, वो व्यक्त पदार्थ है, वो उत्पन्न होता है। तो व्यक्त से भी कुछ उत्पन्न होता है। व्यक्त से क्या उत्पन्न होता है, तो व्यक्त से उत्पन्न होता है अहंकार। ठीक है, अहंकार से भी उत्पन्न होते हैं एकादश गुण उत्पन्न होते हैं, पंचतन मात्राएं उत्पन्न होती हैं, पंचतन मात्राओं से भी पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, ये अपने कारण से युक्त होने के कारण इनको कहते हैं हेतु मत। जब ये हेतु मत हो जाएंगे तो अन्य जो जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या कहलाएगी, अहेतु मत। इसके बाद दूसरा कारण है हेतु मत अनित्यम। तो अनित्यम ये किसका लक्षण है, अनित्यम लक्षण है व्यक्त का। तो जब व्यक्त ये अनित्यम अर्थात ये नित्य नहीं है, अनित्यम का मतलब होता है जो नित्य ना हो। अब नित्य नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परि इसके बाद थोड़ा सा मुझे भूल रहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परि, थोड़ा सा ये लाइन मुझे भूल रही है। मुख्य रूप से लाइन का जो ऊपर की जो पंक्ति है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इसका मतलब होता है कि जो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य अर्थात जो उत्पन्न होता है, ध्रुव मतलब निश्चित है, मृत्यु मतलब मृत्यु। तो जो उत्पन्न होता है, जातस्य अर्थात जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु, ध्रुव मतलब निश्चित है। और जो जिसकी मृत्यु है तो वो उत्पन्न भी होता है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जो मतलब ये सर्कल चलता रहता है कि यदि उत्पन्न हुए हो तो खत्म हो गए, है ना, खत्म हुए मतलब खत्म हो गए तो फिर दोबारा उत्पन्न हो गए। तो पैदा हुए हो तो मतलब मरे, आपका जो खत्म हुए हो या मतलब
शरीर शांत हुआ है तो निश्चित है कि आप दोबारा भी आप क्या होगे, उत्पन्न होगे। तो ये एक निश्चित क्या है, एक प्रक्रिया है। तो अब जैसे कि ये जो व्यक्त पदार्थ है, तो व्यक्त पदार्थ अपने अव्यक्त है, जो मूल कारण है, उस मूल कारण से ये उत्पन्न होते हैं। अब जब उत्पन्न होते हैं तो निश्चित है कि ये खत्म भी होंगे, मतलब इनकी नित्य सत्ता यहाँ पर नहीं है। तो ये नित्य सत्ता नहीं है। नित्य सत्ता नहीं, क्यों नहीं है नित्य सत्ता? क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होते हैं तो वही जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चाहिए सिद्धांत यहां भी लग जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, अनित्य है। तो अनित्य किसका लक्षण है? व्यक्त का। जब व्यक्त अनित्य कहलाएंगे तो इससे विपरीत जो है लक्षण क्या कहलाएगा? नित्य। नित्य लक्षण किसका कहलाएगा? अव्यक्त अर्थात प्रकृति का। ठीक है, तो प्रकृति क्या कहलाएगी? नित्य कहलाएगी। अब ये मैं आपको इस प्रकार से इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप इसको बढ़िया से याद रखना। ये पूछा जाता है कि नित्य लक्षण किसका है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। नित्य लक्षण किसका है? अहेतुमत लक्षण किसका है? ठीक है, हेतुमत लक्षण किसका है? अनित्य लक्षण किसका है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आपको ये पूरी तरह से याद रखना है कि यदि नित्य पूछ रहा है नित्य लक्षण किसका है, तो आपको बढ़िया से तैयार हो कि ये प्रकृति का लक्षण है। इसी तरह से अहेतुमत पूछता है तो ये प्रकृति, प्रकृति मतलब मूल प्रकृति। उसके कई जगह प्रधान शब्द दे देते हैं, कई जगह अव्यक्त शब्द दे देते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना। तो हेतुमद अनित्यम अव्यापी। इसके बाद तीसरा लक्षण आता है अव्यापी। अब अव्यापी का मतलब होता है कि जो व्यापक ना हो। अव्यापी का मतलब जो व्यापक ना हो। तो ये जो अव्यापी है, जो व्यापक नहीं है, तो वो किसका लक्षण है? अव्यापी व्यक्त का है। क्योंकि व्यक्त क्या होता है? उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? अपने मूल कारण से। तो उत्पन्न होते हैं तो निश्चित है कि ये व्यापक नहीं होंगे, है सीमित क्षेत्र पर होंगे। जैसे कि धुआं, धूम और अग्नि में व्याप्य व्यापक भाव कहां, मतलब ये किन में होगा? जैसे व्याप्य क्या कहलाएगा? तो व्याप्य कहलाएगा धूम, और व्यापक कहलाएगा अग्नि, है ना। क्योंकि अग्नि होना ये मतलब सभी जगह सिद्ध है, लेकिन अग्नि धूम होना कि मतलब आग है तो धूम भी होगा, ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता। क्योंकि कई जगह पे आग होता भी है लेकिन धूम नहीं होता। जैसे कि गर्म जो तप्त पिंड होता है, लोहे का जो पिंड होता है, वहां पर अग्नि होती है लेकिन धूम नहीं होता। तो इस प्रकार से धूम क्या कहलाता है? अव्यापक, उसको कहते हैं अव्यापी। तो उसी प्रकार से ये व्यक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अव्यापी। तो इनसे विपरीत ले लो व्यक्त पदार्थ। व्यक्त पदार्थ क्या कहलाएगा? व्यापी अर्थात व्यापक कहलाएगा। तो व्यक्त का लक्षण क्या हो जाएगा? व्यापक या व्यापी। तो सीधे इससे विपरीत ले लेना है। अव्यापी के बाद आता है सक्रियम। अब ये जो व्यक्त पदार्थ है, व्यक्त पदार्थ क्या है? सक्रिय है ना। सक्रिय होने के कारण यहां पर अब ये जो, जब ये सक्रिय है तो सीधे जो अव्यक्त है ये क्या हो जाएगा? ये निष्क्रिय हो जाएगा। तो प्रकृति का लक्षण क्या है? निष्क्रिय। तो निष्क्रिय किसका लक्षण है? प्रकृति का लक्षण है। क्योंकि सक्रिय किसका लक्षण है? व्यक्त पदार्थ का है। तो सक्रियम अर्थात क्या होता है कि जो मतलब क्रियाशीलता, सक्रियम का मतलब क्रियाशीलता। अब ये क्रियाशीलता होता ये है कि जो त्रिगुणात्मक होती है प्रकृति। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण उसके जो गुण होते हैं, ये गुण किसमें चले जाते हैं? ये गुण होते हैं मतलब व्यक्त पदार्थों में ये महत्वपूर्ण से क्रियाशीलता वाले गुण होते हैं। अब ये इसको निष्क्रिय क्यों मानते हैं प्रकृति को? तो उसका मतलब ये भी होता है, जैसे एक प्रश्न हो सकता है कि जब त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है कि उसमें तीनों गुण होते हैं, तो फिर वो निष्क्रिय कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये बतलाते हैं कि वो जो तीनों गुण होते हैं, वो गुण उस समय पे मतलब क्रियाशील नहीं होते। क्रियाशील न होने के कारण वो प्रकृति का जो लक्षण होता है, वो लक्षण होता है निष्क्रिय। तो क्योंकि जब क्रियाशील होते हैं तो तब क्रियाशील की स्थिति में सृष्टि की उत्पन्न होती है, सृष्टि उत्पन्न होती है। और वो क्रियाशील जब मुख्य रूप से जब पुरुष का प्रकाश पड़ता है तब वो गुण क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति के कारण जो प्रकृति का लक्षण करते हैं, क्या करते हैं? निष्क्रिय लक्षण करते हैं कि प्रकृति निष्क्रिय है, भले उसमें गुण है लेकिन वो गुण पुरुष के कारण, पुरुष के प्रकाश के कारण ही वो गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे सृष्टि होती है। तो ये जो निष्क्रिय लक्षण है, ये निष्क्रिय लक्षण किसका होता है? प्रकृति का लक्षण होता है। तो निष्क्रिय सक्रियम। इसके बाद अनेकम, अर्थात ये जो व्यक्त पदार्थ है, व्यक्त पदार्थ का एक लक्षण है अनेकम। तो अनेकम का मतलब जो एक ना हो। अनेकम मतलब जो एक ना हो, है ना, एक ना हो बल्कि क्या हो? अनेक हो। तो आप देख रहे हैं कि व्यक्त पदार्थ ये कितने हैं? 23 पदार्थ हैं। व्यक्त कितने पदार्थ हैं? 23 पदार्थ हैं। पुरुष भत्ववाद की यहाँ पर सांख्य में चर्चा भी होती है कि पुरुष भत्ववाद का सिद्धांत है, अर्थात पुरुष भत्ववाद सिद्धांत के कारण भी यहाँ पर ये जो अनेकम लक्षण है, ये अनेकम लक्षण किसका है? व्यक्त का है। क्योंकि ये क्या है? ये वैसे भी कई प्रकार मतलब बहुत है।
तो एक अनेकम, जब अनेकम ये लक्षण व्यक्त पदार्थ का होगा तो प्रकृति का क्या लक्षण हो जाएगा? एकम। तो प्रकृति का क्या लक्षण होगा? एकम, अर्थात प्रकृति क्या है? एक है। तो प्रकृति क्या है? एक है। तो एक लक्षण किसका कहलाएगा? अव्यक्त पदार्थ अर्थात प्रकृति का। जब एक लक्षण प्रकृति का होगा तो व्यक्त पदार्थ का क्या लक्षण हो जाएगा? अनेकम हो जाएगा। सीधे इनका विपरीत लगाना कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से इनमें वैषम्य है अर्थात वैधर्म है। अनेकम के बाद आता है आश्रितम, अर्थात ये जो आश्रितम लक्षण है, आश्रितम लक्षण, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आश्रितम लक्षण किसका है? तो आश्रितम लक्षण है व्यक्त पदार्थ का। क्यों आश्रितम लक्षण व्यक्त पदार्थ का है? तो उसका कारण यह है कि देखो व्यक्त जो पदार्थ हैं ये उत्पन्न होते हैं, किससे उत्पन्न होते हैं? अव्यक्त अर्थात प्रकृति से। तो जब भाई इससे जब उत्पन्न होंगे, अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति से जब ये व्यक्त पदार्थ उत्पन्न होंगे तो ये आश्रित भी रहेंगे, है ना? किसके आश्रित रहेंगे? अव्यक्त के आश्रित रहेंगे। तो जब ये आश्रित रहेंगे तो इनका लक्षण क्या कहलाएगा? आश्रितम कहलाएगा। लेकिन प्रकृति किसी पर आश्रित नहीं होती है। प्रकृति क्या है? निराश्रित है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। तो जब आश्रितम ये जो लक्षण है ये व्यक्त का कहलाएगा तो प्रकृति का लक्षण क्या कहलाएगा? निराश्रित। तो प्रकृति क्या कहलाएगी? निराश्रित। ये आपको समझना है। तो प्रकृति का लक्षण होगा निराश्रित। इसके बाद लिंगम। तो लिंगम किसका लक्षण है? आपसे यदि पूछ ले कि लिंगम किसका लक्षण है, व्यक्त, अव्यक्त या पुरुष, तो आपको क्या लगाना है कि लिंगम जो लक्षण है वो किसका लक्षण है? व्यक्त पदार्थ का। ठीक है, तो जो लिंगम है वो किसका लक्षण है? व्यक्त पदार्थ का है। अर्थात इसका मतलब यह होता है कि जो व्यक्त पदार्थ हैं, व्यक्त पदार्थ ये अपने महत, अपने जो महत आदि हैं, ये अपने कारण, अपने कारण का मतलब होता है मूल प्रकृति, क्योंकि ये अपने कारण, कारण का क्या मतलब हो जाएगा? मूल प्रकृति अर्थात अव्यक्त। ये इसके क्या होते हैं? अनुमापक होते हैं। तो अनुमापक होने के कारण ये जो लिंगम लक्षण है, ये लिंगम लक्षण किसका है? व्यक्त पदार्थ का है। अर्थात जो व्यक्त पदार्थ हैं अव्यक्त की सिद्धि में क्या होते हैं? अनुमापक होते हैं या हेतु होते हैं। तो अनुमापक और हेतु होने के कारण ये जो लिंगम लक्षण है, ये लिंगम लक्षण किसका है? व्यक्त का लक्षण है। अब जब लिंगम लक्षण हो जाएगा व्यक्त का तो लिंग से विपरीत क्या हो जाएगा? लिंग रहित। लिंग से लिंग का विपरीत क्या हो जाएगा? लिंग रहित। तो लिंग रहित लक्षण किसका हो जाएगा? अव्यक्त का हो जाएगा अर्थात प्रकृति का हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिंग रहित किसका लक्षण है? अव्यक्त का लक्षण है। इसके बाद आ जाता है, लिंगम के बाद आता है सा अवयवम। सा अवयवम का मतलब होता है अवयव से युक्त होना। तो जो सा अवयवम ये जो लक्षण है, सा अवयवम लक्षण किसका है? व्यक्त पदार्थ का है। मतलब ये अपने अवयव के साथ युक्त होते हैं, अर्थात जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये जितने भी होते हैं ये परस्पर एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से अग्नि, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जितने भी होते हैं ये अपने अवयवों से युक्त होते हैं। तो सा अवयवम ये जो लक्षण है, ये सा अवयवम लक्षण किसका है? व्यक्त पदार्थ का लक्षण है। तो सीधे इससे विपरीत अव्यक्त का लक्षण क्या हो जाएगा? निरअवयवम, मतलब वो उसका कोई अवयव नहीं है। तो निरअवयवम, ये जो निरअवयवम लक्षण है, निरअवयवम ये लक्षण किसका कहलाएगा? ये प्रकृति का लक्षण अर्थात अव्यक्त का लक्षण हो जाएगा। इसी तरह से अंतिम जो नौवां लक्षण है परतंत्रम। परतंत्र का मतलब होता है परतंत्र होना। तो अब ये स्वाभाविक बात है कि ये जो व्यक्त पदार्थ हैं ये उत्पन्न होते हैं प्रकृति से, तो ये अपने मूल कारण में क्या होंगे? परतंत्र भी होंगे। तो अपने अपने कारण से उत्पन्न होने के कारण ये क्या है? ये परतंत्र हैं, अर्थात इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। किनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है? ये जो व्यक्त तेज पदार्थ है इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। क्यों स्वतंत्र सत्ता नहीं होती? क्योंकि ये अपने मूल कारण से उत्पन्न होते हैं। तो अपने अपने मूल कारण से उत्पन्न होने के कारण परतंत्रम जो लक्षण है, परतंत्रम लक्षण किसका है? व्यक्त पदार्थ का है। ठीक है, कैसे? जैसे कि जो महत है, प्रकृति से, मूल प्रकृति से प्रधान जो है, उस प्रधान या मूल प्रकृति से सबसे पहले जो तत्व उत्पन्न होता है उसको कहते हैं महत। महत का मतलब होता है बुद्धि। इसी प्रकार बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार। तो देखो जो महत है किससे उत्पन्न हुआ? बुद्धि से उत्पन्न हुआ। बुद्धि से और बुद्धि से कौन उत्पन्न होता है? वो उत्पन्न होता है अहंकार। अहंकार से कौन उत्पन्न होता है? तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन। इसी प्रकार से उस अहंकार से ही पंचतन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। पंचतन मात्राओं से उत्पन्न होते हैं पंच महाभूत।
तो ये जितने भी एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे से उत्पन्न होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, परतंत्र कहलाते हैं। अपने अर्थात अपने अपने मूल कारण में ये क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। लेकिन जो अव्यक्त है अर्थात जो मूल प्रकृति है वो किसी से उत्पन्न होती नहीं है, वो किसी से उत्पन्न न होने के कारण वो क्या कहलाएगी, तद विपरीतम के द्वारा क्या कहलाएगी, वो स्वतंत्र। तो ये जो परतंत्र लक्षण है ये किसका लक्षण है, अव्यक्त व्यक्त का लक्षण है, और इससे विपरीत ले लोगे तो विपरीत क्या आ जाएगा इसका, स्वतंत्र। तो ये जो स्वतंत्र लक्षण कहलाएगा ये किसका कहलाएगा, मूल प्रकृति अर्थात प्रधान का। तो स्वतंत्र किसका लक्षण है, अव्यक्त पदार्थ का। इस प्रकार इस श्लोक में, इस कारिका में हमने ये देखा कि जो अव्यक्त और जो व्यक्त पदार्थ हैं, तो यद्यपि अव्यक्त से ही व्यक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कोई ना कोई विषमता, इनमें जो इसमें वैषम्य या जो इसमें वैधर्म रहता है, या उस वैधर्म को हमने देखा कि किस प्रकार से व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ इतने लक्षणों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, इतने प्रकार के गुणों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। तो ये तो हो गया कि कितने गुणों के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त में भिन्नता है। तो और इसके बाद जो कारिका आएगी उस कारिका में क्या दिखाएंगे, उस कारिका में आचार्य ये बतलाएंगे कि ये जो व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ हैं इनमें कुछ मामलों में इनमें साम्यता भी है अर्थात साधर्मता भी है। तो उसके बाद जो वैषम्य है वो वैषम्य किसके द्वारा, किसके साथ दिखाएंगे, पुरुष के साथ दिखाएंगे। तो इस कारिका को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद अगली कारिका को देखते हैं। नमस्कार।